जम्मू कश्मीर पर बीते 2 घंटे से एक अहम बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है जिसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री समेत 14 नेता शामिल हुए हैं और 370 के तहत जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला था उसके खत्म करने के बाद से ये पहली बार है कि इतनी बड़ी बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं के साथ। माना जा रहा है कि इस बैठक में परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन तय करने को लेकर बात हो सकती है ताकि राज्य में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सके। जम्मू कश्मीर को पहले की तरह राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे मुद्दों पर भी बात हो सकती है, ऐसी उम्मीद है नेताओं की। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला शामिल हैं, कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, बीजेपी से निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर बेग और सज्जाद लोन और सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और अल्ताफ बुखारी, जेके अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी इसमें शामिल हैं। और ये बातचीत जो है वो चल रही है। सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है। मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी नीता शर्मा जो इस बैठक पर नजर रखे हुई हैं। ये बैठक अपने आप में काफी अहम है नीता, क्योंकि एक तमाम जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं का एकजुट होना, प्रधानमंत्री का ये बैठक बुलाना और जब से विशेष दर्जा छिना है राज्य का उसके बाद से ये पहली बार है कि इस स्तर पर बैठक हो रही है। तो इसकी अहमियत जो है, इसका महत्व अपने आप में इस वजह से भी ज्यादा होता है। चाहे कोई उम्मीद भी शायद ऐसी नहीं होगी कि इससे कोई नतीजा किसी तरह का निकल आएगा, पर हाँ, किन अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद इसमें है और क्या बातें हो रही हैं? नगमा, डायलॉग इज दी ओनली वे फॉरवर्ड। दोनों केंद्र सरकार और अब जो घाटी के नुमाइंदे यहाँ पर आए हैं, 14 नुमाइंदे, उन सभी का यही मानना है कि बातचीत से ही रास्ता जो है वो निकल सकता है। इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हाईएस्ट लेवल पर जो बातचीत है प्रधानमंत्री के स्तर पर, वो बातचीत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्रियों से, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, जो घाटी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हों, अपनी पार्टी के हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के हों, उन सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से खुद केंद्रीय गृह मंत्री हैं, साथ में जितेंद्र सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी उधमपुर से हैं, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं और यूनियन होम सेक्रेटरी हैं। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है केंद्र सरकार की तरफ से भी और घाटी की तरफ से भी और जम्मू की तरफ से भी। जहां तक मुद्दों का सवाल है, सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल सरकार के सामने ये है कि वहां पे डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। घाटी की तरफ से जो ये कमीशन है उसमें जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनका भी रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन वो इस कमीशन को बॉयकॉट कर रहे थे। तो केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा था कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेशन इसलिए जरूरी था कि अगर ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपने आप रिपोर्ट बना लेता तो ये जो नुमाइंदे हैं उसे चैलेंज कर सकते थे कोर्ट में। तो ये एक मुद्दा है, क्योंकि जो रीडिफाइनिंग ऑफ वहाँ के जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उन्हें करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन को वो अपनी रिपोर्ट देनी जरूरी है। इसलिए ये मुद्दा काफी अहम है। दूसरा मुद्दा जो इन लोगों की तरफ से है, गुपकार अलायंस की तरफ से है, ये रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का है, साथ में स्पेशल स्टेटस का है। लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, अभी पहली मीटिंग में ये सब होने वाला नहीं है। लेकिन कंपल्शन जो हैं, भारत सरकार को आखिर क्या वजह थी कि अभी सडनली ये करना पड़ गया? डोमेस्टिकली कंपल्शन इसलिए रही क्योंकि भारत सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सब के ऑफिस चाहते थे वहाँ पे नई जो क्रॉप ऑफ लीडर्स है वो पैदा हो, वो वहाँ की जो लोगों को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि एक यहाँ से एक नैरेटिव जाता था, वो ये था कि अब्दुल्लाज और मुफ्तीज जो हैं वो वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते। ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को बल देने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने वहाँ पे डीडीसी चुनाव भी करवाए, लेकिन फिर भी जो न्यू क्रॉप ऑफ लीडर्स है वो वहाँ पर पनप नहीं सकी। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा पंचेस, सरपंचेस की कई किलिंग्स भी हुई, साथ में ये भी देखा कि कई लोगों ने वहाँ पर रेजिग्नेशंस भी दिए। तो ऐसे में डोमेस्टिक कंपल्शन रही, इंटरनेशनल कंपल्शन इसलिए भी हैं कि हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह से तालिबान और जो अब यूएस है वो पुल आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया में उसे लेकर काफी चिंता है। साथ में एक जो सबसे बड़ी अहम एक मुद्दा हो सकता है, एक जो रीजन हो सकता है, प्रधानमंत्री खुद
जो हैं वो आने वाले महीनों में यूएस स्टोर पे जाएंगे। अभी तक जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भारत को क्रिटिसाइज करती रही हैं कि भारत ने यूनिलैटरली, मोदी सरकार ने यूनिलैटरली ये डिसीजन ले लिया कि किस तरह से स्टेटहुड को खत्म कर दिया और स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कहना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो लोगों से नेगोशिएट कर रहे हैं, लोगों से डायलॉग जो है वो ओपन कर रहे हैं और ओपन कर चुके हैं। तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एक मैसेजिंग की जरूरत है, वो इस मीटिंग के जरिए देने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। नगमा जी जी, शुक्रिया आपका नीता। ये बहुत अहम बात है कि इस मीटिंग के तहत हाईएस्ट लेवल पर ये संदेश देने की कोशिश है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी कि किस तरह से बातचीत में एंगेज करने के लिए प्रधानमंत्री तैयार है। कश्मीर के तमाम नेताओं को बुलाया गया। हमारे साथ नज़ीर मसूदी भी जुड़े हैं श्रीनगर से। कश्मीर से जो तमाम नेता आए हैं नज़ीर, उसमें मुफ्तीज और अब्दुल्ला के अलावा और भी लोग शामिल हैं। उन लोगों पर अब आने के पहले हम जानते हैं, महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि हम बात करेंगे, मुद्दा उठाएंगे कि विशेष दर्जा वापस बहाल किया जाए और पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। तमाम बात तो इन नेताओं के ऊपर भी काफ़ी दबाव होगा क्योंकि वो वहां जाके उनकी अपनी जो घरेलू मजबूरियां हैं कि उनको लोगों की वहां क्या उम्मीद है और क्या बात हो सकती है, ये नेता उनके मुद्दे यहां पर उठा पाएंगे या नहीं। तो श्रीनगर से इस मीटिंग को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए, श्रीनगर से यही उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में सियासत दोबारा शुरू हो, जमहूरियत दोबारा शुरू हो। जमहूरियत के नाम पे जो 22 महीने तमाशा बनाया गया वो खत्म हो। अब ऐसी भी सूरत हाल आई कि सिर्फ एक हफ्ते पहले की मैं बात बताऊं, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने यह बताया कि हमें उन अधिकारियों पे भरोसा नहीं है या उम्मीद नहीं है जो जम्मू कश्मीर से बाहर है, जो हमारी जुबान नहीं समझते। उस वजह से उसको जेल भेज दिया गया। जब जमानत हुई तब भी रिहा नहीं हुआ। तो जब ये सूरत हाल है तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट कब आ जाएगी। तो क्या ये आज की मीटिंग उसका दरवाजा खोलेगी? क्या ये पार्टियां जो मुतालबा ये कर रही हैं, जिनका साफ एजेंडा है कि जो 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की हैसियत थी उसको बहाल किया जाए, जिसका ये मतलब है कि खुसूसी दर्जा वापस दिया जाए और रियासत को जो जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, एक रियासत हो जिसका अपनी शिनाख्त थी। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स से मेरी बात हुई इन दिनों, इनका कहना है कि देखिए, जो प्रधानमंत्री ने ये मीटिंग बुलाई, ये इसमें कोई एजेंडा नहीं है और ये बड़ा पॉजिटिव मूव है। इसलिए पॉजिटिव मूव है कि उनके लिए कोई रेड लाइन नहीं रखी गई कि उनको वहां क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसलिए पहली बात कि एक पॉजिटिव मूव है, उनको किसी ने कदगन नहीं लगाई। कौन सा मुद्दा धारा 370 का हो या स्टेटहुड का, आप उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जिस तरह हम देख सकते हैं कि 2 घंटे से ये मीटिंग जारी है, ये सिर्फ फोटो ऑप नहीं है और फोटो ऑप भी काफी ही अहम था। जो पिक्चर ग्रुप फोटो उठाया गया काफी महत्वपूर्ण और मैसेज देने वाला जो प्रधानमंत्री ने इन नेताओं के साथ उठाया। ये वही नेता थे जिनको 5 अगस्त 2019 को जेलों में भर दिया गया। उनको कहा कि ये बड़े करप्ट हैं, ये जम्मू कश्मीर की तबाही के जिम्मेदार है। उनको खत्म करके जम्मू कश्मीर में विकास और सारी अच्छी चीजें, एम्प्लॉयमेंट लाई जाएगी। लेकिन 22 महीनों जो बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को दुनिया के सबसे लंबे तरीन इंटरनेट ब्लॉकेड से गुजरना पड़ा, हजारों लोग जेल में रहे, विकास के नाम पे प्रोपेगेंडा हुआ, विकास नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे प्रोपेगेंडा हुआ, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। तो कुल मिला के क्या ये पहली कोशिश है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल हो? और जो 5 अगस्त को फैसला लिया गया था 2019 को, क्या उसमें कोई अब रिव्यू किया जाएगा? उसको ये देखना बाकी है, क्योंकि एजेंडा इस मीटिंग का कुछ नहीं है। यहाँ के राजनीतिक लीडरों को ये यकीन है कि कुछ न कुछ जरूर होगा, क्योंकि एजेंडा जम्मू कश्मीर में है और इसको कोई ये लोग किसी अलग नहीं देख रहे हैं। वे कहते हैं एक लार्जर जो बड़ी पिक्चर बन रही है पूरे रीजन में। जैसे पाकिस्तान के साथ फरवरी में सीज फायर का ऐलान हुआ नियंत्रण रेखा पे, उसके बाद सीज फायर मुकम्मल तौर पे उस पर अमल दरामद होता है, कोई घुसपैठ की रिपोर्ट नहीं है, किसी सीज फायर के उल्लंघन का कोई रिपोर्ट नहीं है। अब हम ये भी सुन रहे हैं कि दोनों मुल्कों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो भी तीसरे मुल्क में मिले। चाइना बॉर्डर पे लद्दाख में एक ऐसी स्थिति बनी है जिसका जरूर हल करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के साथ जो बड़ा तनाव था उसको कैसे कम किया जाएगा। और वो कम तभी हो जाएगा जब कश्मीर में हालात बेहतर होंगे, और उन हालात को बेहतर करने के लिए यहाँ राजनीतिक जो लीडर है उनको ऑन बोर्ड लेना है। क्या इस मीटिंग में कोई फैसला होगा?
कुछ लोग ये भी कहते हैं शायद 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से उसको लाल किले से इसका कुछ ऐलान करेंगे। लेकिन जो भी हो, ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। 22 महीने बाद जब पूरा राब्ता टूटा था कश्मीर और दिल्ली के दरमियान, जो लीडर यहाँ मुख्यमंत्री रहे थे उनको चोर और घूसखोर बता के, तबाही लाने वाला बता के जेलों में रखा गया। लेकिन आज उनको दोबारा दावत दी गई और उनके साथ पिछले 2 घंटों से बात हो रही है, बातचीत चल रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा नजीर कि ये वही नेता हैं जिनको जेलों में बंद किया गया ये कहकर कि करप्ट हैं, चोर घूसखोर, ये तमाम बातें आज उन्हें बुलाया गया है। अच्छी बात है कि बातचीत हो रही है तमाम नेताओं से, और जैसा नजीर ने बताया कि उम्मीद यही है श्रीनगर से कि जमहूरियत जल्द बहाल हो, यानी कि लोकतंत्र लौटे, राज्य में चुने हुए प्रतिनिधि हों, ये सबकी उम्मीद है। क्योंकि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से ये पहली बैठक हो रही है दिल्ली में 22 महीनों के बाद, जिस दौरान कश्मीर में खास करके घाटी में सबसे लंबा इंटरनेट ब्लॉकेड देखा गया है। तो इसके बाद में ये बातचीत अब हो रही है, जिससे कि अगर कुछ बहुत नहीं निकलता है तो ये पहली बातचीत के तौर पे काफ़ी अहम है और ये एक अच्छा संदेश है। तो इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। ट्विटर इंडिया के प्रमुख की गिरफ्तारी नहीं होगी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं और कहा है कि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि वो सरकार सख्ती नहीं इस पर बरत सकती, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही पूछताछ हो सकती है। मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने नोटिस देकर ट्विटर इंडिया हेड को आज लोनी थाने बुलाया था, जिसके खिलाफ ट्विटर इंडिया हेड ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इसके बाद ये कोर्ट का निर्देश आया है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये जारी किए हैं निर्देश कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पूछताछ की जा सकती है, इसमें सख्ती नहीं बरती जा सकती है। और इस पुलिस की इस नोटिस के खिलाफ ही वो कर्नाटक हाईकोर्ट गए थे ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी, और कर्नाटक हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है और ये कहा गया है कि इसके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया जा सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ की जा सकती है। ये एक वायरल वीडियो के मामले में ये हंगामा हुआ था, एक बुजुर्ग का वीडियो था पिटते हुए जो काफ़ी वायरल हुआ था और उसके बाद उसको लेकर पुलिस ने ट्विटर इंडिया से पूछताछ की थी, जिसके खिलाफ सख्ती जो है उसके खिलाफ ये कर्नाटक हाईकोर्ट गए थे। हमारे साथ निहाल किदवई जुड़ रहे हैं इस मामले में और बातचीत के लिए। कर्नाटक कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसकी विस्तार निहाल क्या है? इससे ट्विटर इंडिया के प्रमुख की गिरफ्तारी पर रोक लगी है और एक काफ़ी राहत है क्योंकि उन्हें पूछताछ के लिए लोनी थाने में बुलाया गया था, लेकिन अब यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूछताछ होगी इस मामले में। निहाल जी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं मैं उसके बाद डिटेल्स आपसे जानना चाह रही हूँ और काफ़ी राहत है ये ट्विटर इंडिया के प्रमुख के लिए क्योंकि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ होगी और जो सख्ती जो कार्रवाई बरती जा रही थी उस पर एक तरह से अब रोक लगी है। रहा था उनके खिलाफ, साथ में जो पिटिशनर हैं ट्विटर इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया कि जिनका नाम डायरेक्टर के तौर पर लिया गया है वो डायरेक्टर नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट बताई गई कोर्ट को और ये भी कहा गया कि उनमें डायरेक्टर में उनका नाम नहीं है। उनके जो डायरेक्टर्स वो अमेरिका में होते हैं, इंडिया में नहीं होते हैं, बल्कि जिनका नाम लिया गया है महेश्वरी का वो यहाँ पर सेल्स और एडवर्टीजमेंट के हेड हैं और ऐसे में उनका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि कौन क्या पोस्ट करता है, कौन क्या डिलीट करता है, कौन उस पर क्या लिखता है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और इसलिए उन्हें बेवजह परेशान न किया जाए। तो इस पर काफ़ी देर तक, तकरीबन आप कह सकते हैं कि आधे घंटे से 40 मिनट के आसपास यहाँ पर बहस हुई दोनों पक्षों की और उसके बाद ये तय किया गया, अदालत की तरफ से ये कहा गया कि जो दोनों ही पक्ष के पास जो कुछ भी और कहने को है, जो भी आपत्तियां हैं, उन सारी बातों को लेकर के सोमवार के दिन फिर से वो अदालत में आए और तब तक पुलिस किसी भी तरह की पूछताछ जब करना चाहे तो वक्त से पहले
महेश्वरी को इसकी जानकारी दी जाए और साथ ही साथ उनको समय भी दिया जाए ताकि वो खुद को तैयार कर सकें। और इसके साथ साथ किसी भी तरह का उनके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, यानी आप कह सकते हैं कि गिरफ्तारी पर फिलहाल कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है और ये साफ कर दिया गया है जो भी पूछताछ पुलिस को करनी है वो वर्चुअल मोड पर करे। इस शब्द का इस्तेमाल किया है कोर्ट ने, वर्चुअल मोड पर करे यानी ऑनलाइन करे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करे। जी शुक्रिया आपका निहाल। ये एक वीडियो डाला गया था ट्विटर पे जो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग की पिटाई और उसमें दाढ़ी काटते हुए वीडियो था। पुलिस की शिकायत ये थी कि इसमें ट्विटर का रोल जो है वो क्या है, क्या वो नफरत फैलाने की कोशिश थी, क्या इस तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये कहना है कि वो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक प्लेटफॉर्म है, उस पर कौन क्या पोस्ट करता है ये उनकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती अगर वीडियो वायरल हुआ तो। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि ये एक तरह से नफरत फैलाने या नफरत को बढ़ावा देने वाला वीडियो था और इसके बाद ही ट्विटर इंडिया के प्रमुख से पूछताछ हो रही थी, जिस पर वो कर्नाटक हाई कोर्ट में उन्होंने ये दायर की थी याचिका। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना से जंग हम सब की जारी है और इस जंग को जीतना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना है। अब तक हमारे देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा आबादी वैक्सीन लगवाएगी उतनी ही जल्दी हम कोरोना के खतरे से बच पाएंगे। लेकिन अगर अब भी आपको वैक्सीन को लेकर झिझक है, कोई भ्रम है, तो एनडीटीवी और गूगल लेकर आए खास कार्यक्रम वैक्सीनेट इंडिया, जिसमें हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट होंगे जो आपके डर को दूर करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज खास मेहमान डॉक्टर राहुल पंडित, सुप्रीम कोर्ट के बनाए नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य हैं और मुंबई में फोर्टिस अस्पताल में क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर पंडित, बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? क्या अगर नहीं लेंगे तो किसी तरह की कोई सख्ती की जा सकती है या नहीं? नहीं, वैक्सीन लेना बिल्कुल ज़रूरी है। ये खुद के लिए भी ज़रूरी है और अपने परिवार के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब ये आप वैक्सीन लेते हैं तब वैक्सीन जो एंटीबॉडीज निर्माण करती है आपके शरीर में, उससे आपको जो है गंभीर बीमारी से बचाती है और मॉडरेट बीमारी से भी बचाती है और डेफिनेटली जो है डेथ से बचाती है। तो हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे ऊपर जो अपने घर वाले सुरक्षित रहे, इन दोनों के लिए जो है वैक्सीन लेना बिल्कुल अनिवार्य है। सख्ती की जा सकती है कि नहीं, कोई प्रोफेशंस ऐसे हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स हुए, कोई फूड इंडस्ट्री हुई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हुई, जहाँ पे दूसरे लोगों से आपके इंटरेक्शन होते हैं, उन जगह पे जो है आप वैक्सीन की सख्ती कर सकते हो। और वैक्सीन मेरे ख्याल से खुद जिम्मेदारी लेके खुद लगवाना चाहिए, क्योंकि हमें उससे जो है बचाव भी मिलता है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोगों का तर्क ये होता है कि उनके जो परिजन हैं वो बुजुर्ग हैं, वो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते, उनका बाहर का कोई एक्सपोजर नहीं है, किसी से उनकी बातचीत नहीं है, तो उन्हें लगवाने की क्या जरूरत है? अगर कुछ लोगों का ये तर्क है तब क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वायरस है वो काफी मैं कहूँगा कि चतुर है, शातिर है। वो आप भले घर के बाहर ना निकले, पर घर के बाहर से जो है वस्तुआं अंदर आ रही है, लोग अंदर आ रहे हैं, और कोई भी अंदर आने वाला, घर के अंदर आने वाला व्यक्ति जो है वो कैरियर हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। और भूले भटके जो अगर कभी उनकी और वृद्ध व्यक्ति की अगर मुलाकात हो गई तो शायद उनको जो है इन्फेक्शन उससे लग सकती है। इसलिए जो भी है, वृद्ध व्यक्ति जो है वो एक्चुअली हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। उनको अगर बीमारी हो गई तो उनको सीरियस बीमारी होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति को तो जरूर लगाना चाहिए, अगर वो घर पे भी रहे, बाहर से कोई उनका कांटेक्ट ना हो, फिर भी उनको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो हाई रिस्क वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो लोग कोविड से ठीक हो गए हैं, क्या उन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए? और अगर लेनी चाहिए तो कितने दिन इंतजार करना चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद? बहुत अच्छा सवाल है। कोविड होने के बाद जो है नैसर्गिक रूप से हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज निर्माण होती है।
ऐसा भी साइंस के जो शोध पत्र निकलते हैं उसमें पता चल रहा है कि 3 से 6 महीने तक ये एंटीबॉडीज कम से कम रहती है, क्योंकि इंसानों में किसी व्यक्तियों में 9 महीने तक भी पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से मिनिमम 3 मंथ्स का समय जो है वो रहना चाहिए वैक्सीनेशन के बीच में। अभी सरकार ने जो नियमावली दी है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि 6 महीने तक रुक सकते हैं, तो मिनिमम 3 मंथ्स, और अगर 6 मंथ्स को अगर आप नहीं लिए हो वैक्सीन तो 6 मंथ्स को जरूर आपका वैक्सीन लगवा दीजिए। हालांकि ये पूछना थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बहुत ज्यादा अभी स्टडी सामने नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी लोगों के मन में अभी से सवाल उठने लगे हैं कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है उस पर जो हमारी दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, क्या वो कारगर है? वो कारगर है कि नहीं, जैसे आपने ठीक कहा कि अभी हमारे पास पूरा डाटा नहीं है, पर हमारे हाथ में जो है सिर्फ 2 चीजें हैं। एक तो वैक्सीन लगाइए और अपने आप को जो भी क्षमता मिलती है, जो भी इम्यूनिटी मिलती है वो बहुत पॉजिटिव ही होगी, उसमें कोई नेगेटिव तो होने नहीं वाला है, नुकसान कोई नहीं होने वाला है। और दूसरा जो है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो पूरा जारी रखिए। घर से बाहर निकलते वक्त सामान्य व्यक्ति ने डबल मास्किंग पहननी चाहिए, और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, रिपोर्टर्स है, पुलिस है और जो भी फ्रंट लाइन में आते हैं उन्होंने N95 पहनना चाहिए। जी, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि वैक्सीन आप जरूर लगवाएं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भले ही बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हो, लेकिन अगर ये फैलेगा नहीं, अगर कोरोना फैलेगा नहीं तो हम किसी भी तरह के वेरिएंट से बच सकते हैं। और जिन लोगों के परिवार वाले बाहर नहीं जा रहे हैं वो ये बिल्कुल ना सोचें कि कोरोना घर तक नहीं पहुंच सकता, वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर राहुल पंडित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में आज सूरत की अदालत में पेश हुए। सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उन पर केस किया था। मामला 2019 की चुनावी रैली में कथित टिप्पणी का है, जिसमें राहुल ने कहा था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों होते हैं। सूरत पश्चिम से विधायक पूर्णेश मोदी ने इसे मोदी समुदाय का अपमान बताते हुए मामला दर्ज करवाया था। राहुल ने बयान 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनावी रैली के दौरान दिया। राहुल गांधी के वकील का कहना है कि एक राजनीतिक कटाक्ष था, इसलिए माफी मांगने का सवाल नहीं है। नरेंद्र मोदी वड़ा प्रधान है, तो प्रजा के हित में वड़ा प्रधान को एक कटाक्ष मारने के आशय से फक्त नरेंद्र मोदी साहब को एक टोन मारने के हिसाब से बोला था। बाकी किसी का अपमान होवे ऐसे कोई शब्द उच्चारण किए नहीं है, और यूं भी हमारे नेता कभी ऐसे शब्द का उच्चारण करते ही नहीं है। क्या राहुल गांधी माफी मांगने के इरादे में नजर आ रहे हैं? नहीं, माफी जब गुनाह ही नहीं किया तो माफी कैसे मांगेंगे? ये गुनाह थोड़ी किया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इन दिनों विपक्ष को लामबंद करने में, इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं और इस मुद्दे पर मुंबई एनसीपी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि जहां जो दल बीजेपी को हराने की स्थिति में है, सबको उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। पवार साहब की यहाँ मीटिंग हुई कल। विपक्ष जो है एक तरह से विपक्ष का ऐसा कहा गया कि ये कोई तीसरे मोर्चे की मीटिंग नहीं है, लेकिन लग वैसा ही रहा। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान है कि राहुल गांधी को भी पवार के साथ अपोजिशन की मीटिंग ज्वाइन करनी चाहिए, तभी जाके हम विपक्ष जो है एक बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस को? देखिए, ऐसा है कि पवार साहब के घर पे जो बैठक हुई वो राष्ट्रीय मंच की बैठक थी। कोई पवार साहब ने अलग से अन्य दलों की कोई बैठक नहीं बुलाई। मजीद भाई ने वो कोऑर्डिनेट की थी। राष्ट्रीय मंच की बैठक हुई, उसमें अलग अलग विषयों में चिंता किया गया, गहन उस पर करके कि कैसे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या बोलने की आजादी हो, लोकतंत्र हो, इस पर चर्चा हुई है। कहीं विपक्ष को एकजुट करना या कांग्रेस को अलग रख के कोई मोर्चा बनाने का प्रयास नहीं था। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कोई अन्य दल है ही नहीं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ाई में है। कोई विधानसभा के चुनाव होंगे तो विधानसभा को लेकर निर्णय हो सकते हैं, लेकिन जब देश भर में बीजेपी से लड़ना है तो जहाँ पे जो दल मजबूत है, अगर बंगाल में ममता दीदी मजबूत है तो ममता दीदी के साथ सभी को खड़ा रहना पड़ेगा। अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो उसके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। अगर कहीं गुजरात में कांग्रेस मजबूत है तो लोग उसके साथ खड़े रहें। तो इस तरह से कोई एक
मैकेनिज्म तैयार किया जा सकता है। बार बार पवार साहब ने कहा कि जो जहां मजबूत है उसका सहयोग लोग करें ताकि बीजेपी को हराया जाए। हमें लगता है अगर ये फॉर्मूला बना तो सभी लोग साथ में आए, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। नवी मुंबई में बनने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन यानी PAP नेता DB पाटिल के नाम पर करने को लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बेलापुर के सिडको भवन पर हुआ, जो नवी मुंबई के विकास के लिए नोडल एजेंसी है। नवी मुंबई पुलिस विभाग ने प्रदर्शन को देखते हुए 8000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया। कोरोना को देखते हुए प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी जुटे हैं। कोविडचं संकट आहे या जिंदाबाद 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 मुंबई के मलाड इलाके में स्थित अंबेडकर नगर के लोग करीब 2.5 दशक से अपने पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। 1997 में ही हाईकोर्ट ने पुनर्वास का आदेश दिया था। प्लास्टिक और लकड़ी के घरों में रह रहे इन लोगों के पास ना ही बिजली सप्लाई है, ना पानी का कनेक्शन है। 2019 में भारी बारिश से दीवार ढहने से यहां पर 31 लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन फिर भी यहां पे कुछ भी नहीं बदला है। देखते हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट। मुंबई के मलाड इलाके में संजय गांधी नेशनल पार्क से सटकर बसा ये अंबेडकर नगर है। प्लास्टिक और लकड़ियों को जैसे तैसे जोड़कर बनाए गए इन कच्चे आशियानों में लोग करीब 30 सालों से रह रहे हैं। इस इलाके में पहुंचने के लिए आपको करीब 1.5 किलोमीटर कच्चा रास्ता तय करना पड़ेगा। 1997 में ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहाँ के कुल 25,000 परिवारों को कहीं और बसाने का आदेश दिया था, लेकिन 2.5 दशक बाद भी करीब 13,000 परिवार यहीं पर रहने को मजबूर हैं, वो भी बिना किसी बुनियादी सुविधा के। 1 जुलाई 2019 की रात भारी बारिश के कारण यहाँ दीवार ढहने से 31 लोगों की मौत हुई थी। तब एक बार फिर इनके पुनर्वास का मुद्दा उठा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे में ये लोग तमाम खतरे उठाते हुए भी यहीं रहने को मजबूर हैं। कहाँ जाके रह सकते हैं सर? अभी पहले से यहाँ रहते आए हैं, हम यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ से बड़े भी हो गए यहीं पर इसी जगह पे, और हम लोग अब जाएंगे कहाँ सर? अब कोई भी जाएंगे तो मेहमान नवाजी में 1 दिन रख लेगा, 2 दिन रख लेगा, बाकी तीसरे दिन थोड़ी कोई रखेगा सर। आज छोटे छोटे बच्चे, आज ये मेरा बच्चा आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये जब ही छोटा था 2 साल पहले, इसने खुद हादसा देखा। इसको आप पूछिए ना, मैं बता रहा हूँ, क्या बताऊँ इसको, ये बच्चा खुद बताएगा कि आपको अपनी जबानी। अभी हम लोग को कोई पर्याय ही नहीं है। श्रीराम कदम सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, लेकिन फिलहाल इनके पास नौकरी नहीं है। जब भी भारी बारिश होती है, जंगलों से आने वाला पानी ढाल पर तेज रफ्तार से बहते हुए इनके घरों में आ जाता है। 1997 में जब हाईकोर्ट ने पुनर्वास का आदेश दिया था, तो सरकार ने प्रति परिवार 7,000 रुपए लिए, लेकिन फिर भी पुनर्वास के लिए कुछ नहीं हुआ। ये इलाका वन विभाग के तहत आता है, लिहाजा सरकार न इन लोगों को बिजली सप्लाई करती है न पानी। ऐसे में अवैध तरीके से ज्यादा पैसे देकर वो दलालों के जरिए ये सुविधा लेने को मजबूर हो जाते हैं। ये देखो, हम प्लास्टिक बाम्बू के घर में रहते हैं, इसको घर बोला नहीं जा सकता। आप भी देख सकते हैं कि ये घर है क्या। जैसे कि रेन बसेरा होता है कि छुपते ठंडी में, धूप में, उसी तरह ये गुजारा कर रहा है। बहुत ही दिक्कत हो रही है यहाँ पर, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, ना शौचालय की। शौचालय तो जो बहनें जो है, माता पिता है जो है, उस खुले शौच में जाती है। ये बम्बई जैसे स्थान पर बहुत शर्म की बात है। 2019 के हादसे में किरण गुप्ता का पूरा परिवार तेज पानी के बहाव में बह गया था, लेकिन इनकी जान बच गई। उनके ही घर में 2 अन्य लोगों के शव मिले जो बह कर आए थे। घर तहस नहस हो गया था, फिर भी वो यहीं रहने को मजबूर हैं। बताती हैं कि जब भी भारी बारिश होती है, बच्चे डर जाते हैं, नींद ही नहीं आती। डर लगता है, वही जो हुआ था 2019 को, वही डर लग रहा है कि फिर वैसे ही होएगा। बच्चे एकदम डर के बैठ जाते हैं, हम लोग को खुद ही नींद नहीं आता है। जहाँ रात को जोर से बारिश हो, हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं डर के मारे। आज बाहर खड़ा होकर देखेंगे कितना पानी तक भरा, कहाँ तक पानी आया, देखते रहते हैं। बहुत डर लगता है।
फिर भी आप यहीं रह रहे हैं? वही है, मजबूरी है, कहाँ जाए। इस पूरे मामले में घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से जुड़े बिलाल खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने बीएमसी से सर्वे कर अगली सुनवाई में हालात के बारे में जानकारी देने कहा है। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि 1997 से न जाने कितने बार ऐसे सर्वे हो चुके हैं, उसके बाद कुछ होता ही नहीं। ये सब मुझे लगता है इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शहर के सबसे गरीब लोग हैं, उनकी जो आवाज़ है वो दब जाती है उनकी गुर्बत की वजह से, क्योंकि उनके पास कोर्ट में जाने का एक्सेस नहीं होता है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि वहाँ रहने वाले लोग घरेलू कामगार हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, कोई छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, या फिर सिक्योरिटी गार्ड हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं। इनकी औसतन इनकम जो है 15 से 20 हज़ार रुपये महीना होती है परिवार की। वो परिवार अभी आज के टाइम पे अगर आप किसी भी छोटे से छोटे वकील से भी मिलने जाएंगे हाई कोर्ट में तो हज़ारों रुपए में फीस जाती है। तो ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे लोगों के लिए आज के टाइम पे न्याय मांगना बहुत ही महंगा हो गया है। 2019 के हादसे में जो तेज बहाव से पानी बहा था, उसके बाद ये रास्ते बने थे और तब से अब तक जब भी भारी बारिश होती है यहाँ से बड़े पैमाने पर जो पानी का बहाव है वो होता हुआ जाता है। लेकिन इसके बावजूद लोग इसके आसपास घर बनाकर रहने को मजबूर हैं। ज़रूर ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालत की ओर से इनके लिए आदेश भी दिए जाते हैं, लेकिन उन आदेशों को ज़मीन पर लागू करने में काफ़ी समय लग जाता है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।